जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी पीवाईक्यू का क्लास करने वाले हैं। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग काफी मुख्य प्रश्न को देखेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए मेरे साथियों, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले सभी साथियों से आग्रह है कि जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आइए मेरे साथी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए मेरे साथी, इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम। बताइए मेरे साथी, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होता है। आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में बोला है सरल से जटिल की तरफ होता है, बी में है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सी में है वैश्विक से स्थानीय की ओर होता है और डी में है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बताइए मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी, इसका सही जवाब हो जाएगा सरल से जटिल की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए मेरे कोई भी सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र को जरा सा डाउट, थोड़ा सा डाउट, तो आप लोग बेशक कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आइए मेरे साथी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कुछ करते हैं। आइए इसमें देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। बताइए मेरे साथी, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आरंभिक बाल्यावस्था, बी में है माध्यमिक बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था और डी में है प्रसवपूर्ण अवस्था। बताइए मेरे मित्र, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी, इसका सही जवाब हो जाएगा आरंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। बताइए मेरे भाई, से बोला है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं। क्या बोला है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है वो भूमिका। तो मेरे साथी, हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। इसमें बोला है ऑप्शन नंबर ए में समाजीकरण, बी में समायोजन, सी में समावेशन और डी में बोला है अनुकूलन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए मेरे साथी। देखिए मेरे साथी, जो भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू है। तो सभी साथी इस सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखते जाइए और अपना तैयारी को जांचिए कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है मेरे साथी, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। बताइए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है संवेदी चालक, बी में है पूर्व संक्रियात्मक, सी में है मूर्त संक्रियात्मक और डी में है औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए मेरे साथी, बहुत सारे साथी को अगर हिंदी में कंफ्यूजन है तो हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पे लिख देते हैं। संवेदी चालक को मेरे साथी इंग्लिश में बोलते हैं सेंसोरी मोटर। क्या बोलते हैं इसको, सेंसोरी मोटर। पूर्व संक्रियात्मक को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। मूर्त संक्रियात्मक को मेरे साथ ही बोलते हैं हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और औपचारिक संक्रियात्मक को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बताइए मेरे साथी, कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी, इसका सही जवाब हो जाएगा सेंसोरी मोटर, संवेदी चालक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है। उनको बोला है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। बताइए मेरे साथी, वह बच्ची के सोच में क्या दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जीववादी चिंतन, बी में है केंद्रीकरण, सी में है अप्रतिवर्तिता और डी में है वस्तु स्थायित्व। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी, इसका सही जवाब होगा जीववादी चिंतन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उस बच्ची के सोच में जीववादी चिंतन दर्शा रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं।
देखिए इसमें क्या बोला है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। मेरे साथ ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से जो ये चारों को यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से हमको बताना है कि कौन सी संकल्पना वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। भाई हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी में है स्कीमा, सी में है पार और डी में है सामाजिक अंतःक्रिया। तो मेरे साथी सामाजिक अंतःक्रिया लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित है, पार भी इनके द्वारा प्रतिपादित है और ए में है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये भी क्या है इनके द्वारा प्रतिपादित है। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं मेरे साथी, हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पार को क्या बोलते हैं, तो मेरे साथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। और सामाजिक अंतःक्रिया को सभी साथी समझते ही होंगे। तो बताइए ये जो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं इनमें लेव वाइगोस्की द्वारा कौन चीज प्रतिपादित नहीं है, तो मेरे साथी वो है स्कीमा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्कीमा किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो ये है पियाजे साहब के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इसमें क्या बोला है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुसार अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। बताइए, अब फिर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ही कि इनके सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही है। तो मेरे साथ ही ऑप्शन नंबर में बोला है विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो मेरे साथ ही ऐसा बात वो लेव वाइगोस्की साहब कभी नहीं किए हैं, उनके सिद्धांत में ऐसा कोई बात मेंशन ही नहीं है। वो हमेशा सहयोग को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी बोला है वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना। मेरे साथी ये भी इस तरीके के बात वो कभी अपने सिद्धांत में कोई चर्चा नहीं किए हैं। सी में है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार आलम्बन देना। तो मेरे साथ ये बात वो अपने सिद्धांत में किए हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। फिर डी में क्या है, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। मेरे साथी इस तरीके का बात भी वो अपने सिद्धांत में नहीं किए हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार या आलम्बन प्रदान करना या देना। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इसमें हमारा आ गया है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के अनुसार हमसे पूछा जा रहा है, इसे बोला है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। बताइए मेरे साथी, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषताएं हैं। भाई हम लोग इसके ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, बी में दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, सी में कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, डी में अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए मेरे साथी कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की विशेषता बताता है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बताइए क्या होना चाहिए। मेरे साथी क्वेश्चन में बोला है कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर में है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बताइए मेरे साथी ये जो बात बोल रहा है क्या सही है, जो बोला है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। तो मेरे साथी ऐसा इसमें कोई बात नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में है बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो मेरे साथ ये बात सही बोला जा रहा है, लेकिन हम लोग और ऑप्शन देखते हैं कि कहीं इससे भी और बेस्ट ऑप्शन कहीं दिया हो। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। इसमें बोला है बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथककरण किया जाता है। तो मेरे साथी बच्चा की योग्यता के अनुसार ना उनका नामीकरण किया जाता है और ना ही पृथककरण किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर डी बोला है बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो मेरे साथी ऐसा प्रगतिशील कक्षा कक्ष में कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये इनाम भी नहीं होगा और सजा से बचने के लिए भी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है,
निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? बताइए मेरे साथी, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से हमको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा इसमें से कौन सा बुद्धि का प्रतिपादन किया गया था। बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है सामान्य बुद्धि, बी में है भाषाई बुद्धि, सी में है भौतिक बुद्धि और डी में है विशिष्ट बुद्धि। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा सामान्य बुद्धि का कोई चर्चा नहीं है, भौतिक बुद्धि का कोई चर्चा नहीं है, विशिष्ट बुद्धि का कोई चर्चा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसमें क्या बोला है? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, क्या बोला है? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। बताइए इसको क्या करना चाहिए? तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोत्साहित करना चाहिए, बी में हतोत्साहित करना चाहिए, सी में है नकारना चाहिए और डी में है के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब होगा प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है? मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। बताइए यह चीज क्या दर्शा रहा है? बताइए मेरे साथी, यह चीज क्या दर्शा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जेंडर भूमिका में लचीलापन, बी में है जेंडर समानता, सी में है जेंडर गतिशीलता और डी में है जेंडर प्रारूप। इसको मेरे साथ इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये चीज दर्शा रहा है जेंडर प्रारूप। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है विभेदित निर्देश, बी में है मानकीकृत निर्देश, सी में है उद्दीपन और डी में है अनुबंधन। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विभेदित निर्देश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है? मेरे साथी इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है? इसमें बोला है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? बताइए मेरे साथी, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, बी में है सहयोगात्मक परियोजनाएं, सी में है मानकीकृत परीक्षाएं और डी में है मानक संदर्भित परीक्षाएं। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि हमसे पूछा है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका। तो मेरे साथी इसमें हो जाएगा हमारा सहयोगात्मक परियोजनाएं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सहयोगात्मक परियोजनाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। इसमें देखिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, और सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। आइए तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताइए मेरे साथी, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इन चारों में से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। बताइए। बी में है शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, सी में है रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना और डी में कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। बताइए मेरे साथी। देखिए शिक्षार्थियों का आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? कक्षा के समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। ये नहीं होता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना ये भी नहीं होगा। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना ये भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गया मेरे साथी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना।
ठीक है मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? बताइए मेरे साथी, ये चीज जो आप देख रहे हैं यह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है समावेशन, बी में है नामीकरण व पृथककरण, सी में है प्रतिस्पर्धा और डी में है बहिष्करण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा समावेशन। यह समावेशन के सिद्धांत का पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? ठीक है मेरे साथी, हमको इन चारों में से बताना है कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता को कौन सा ऑप्शन बढ़ावा नहीं देता है। आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, ठीक है। बी में है विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, ठीक है। सी में है केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। बताइए मेरे साथी, जहां भी केवल दिख जाए ना, इस यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी में हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। तो मेरे साथ ये भी बात सही बोला है, ये भी बात सही बोला है, ये भी बात सही बोल रहा है। और हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं तलाशना है जो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। इसमें क्या बोला है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। क्या बोला है? क्वेश्चन को ध्यान पढ़िए। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो से जूझ रहे हैं, मतलब जो डैश से जूझ रहे हैं। बताइए वह किस चीज से मेरे साथ जूझ रहे हैं? तो ये ऑप्शन में देखते हैं। ए में दिया है गुणज वैकल्प, बी में दिया है पठन वैकल्य, सी में श्रवण बाधिता और डी में मेरे साथी लेखन वैकल्य। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए मेरे साथी, यहाँ दिया है गुणज वैकल्य, मतलब जिसमें गणना करने संबंधित कठिनाई होती है, जिसमें गणना करने में कठिनाई। मेरे साथी, जिस बच्चों में गुणज वैकल्य पाया जाएगा वह बच्चे गणना करने में, जोड़ घटाव करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये होगा क्या? यहाँ बोला है पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने, तो ये नहीं होगा। फिर हमारा बोला है पठन वैकल्य, तो पठन वैकल्य में क्या होता है? इसमें होता है पढ़ने संबंधी कठिनाई। क्या होगा मेरे साथी? पढ़ने संबंधी कठिनाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर हमको दिया है लेखन वैकल्प, तो इसमें क्या होता है? तो मेरे साथ इसमें होता है बच्चों में लिखने संबंधी कठिनाई। क्या होगा? लिखने संबंधी कठिनाई। और श्रवण बाधिता क्या होगा? जो बच्चे चीजों को नहीं सुन पाते हैं, जो बच्चे अपने कान से नहीं सुन पाते हैं, जो बच्चे बहरे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं श्रवण बाधिता। तो ऐसा तो यहाँ कोई बातें नहीं है, तो पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने की बात किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? पठन वैकल्प। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? चलिए मेरे साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? अब हमको इन चारों ऑप्शन से बताना है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। बताइए मेरे साथी कौन होगा? तो इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए में श्रव्य किताबें, बी में मुद्रित पुस्तकें, सी में उप शीर्षक वाले वीडियो और डी में त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ ही इसका सही जवाब होगा श्रव्य किताबें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए मेरे साथ ही क्वेश्चन ने बोला है श्रव्य बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो श्रव्य किताबें। बताइए जो बच्चा सुन नहीं पाएगा उसको श्रव्य किताबें सुनाएंगे तो उसको और सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। इसमें क्या बोला है देखिए, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? बताइए मेरे साथ, आप भी एक शिक्षक है, आपको अपने कक्षा कक्ष में बच्चों की सृजनात्मकता को जांचने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो आप सोच रहे हैं तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न,
बी में है सही मिलान करने वाले प्रश्न, सी में है सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, और डी में है खुले जवाब वाले मुक्त उत्तर प्रश्न। बताइए मेरे साथी सही जवाब क्या होगा? आप लोगों के मेरे साथी जो भी मन में चल रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है। बताइए मेरे साथी क्यों महत्वपूर्ण है? वो हमसे क्वेश्चन ने बोला यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है। भाई हम लोग ऑप्शन में देखते हैं भाई कि आखिर कहना क्या चाहता है। ऑप्शन नंबर ए में उन्हें नजरअंदाज किया जाए, बी में उन्हें नकारा जाए, सी में उन्हें आगे बढ़ाया जाए, और डी में उनकी अपेक्षा की जाए, सॉरी उनकी उपेक्षा की जाए। बताइए मेरे साथी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सही जवाब होगा? क्वेश्चन ने बोला है कि यह महत्वपूर्ण है, इसमें से किसको महत्वपूर्ण माना जाए? तो देखिए उन्हें नजरअंदाज किया जाए, मेरे साथी ऐसा नहीं करना है। उन्हें नकारा जाए, उन्हें नकारना भी नहीं है। उनकी उपेक्षा की जाए, मेरे साथी उनकी उपेक्षा भी नहीं करना है। तो क्या करना है? उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चा जब अपने अनुभव को स्कूल में लाते हैं तो वो अपने अनुभव से बेहतर सीखते हैं। ठीक है, अपने अनुभव से वो बेहतर अपने आप को विकसित बनाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? बताइए मेरे साथी बच्चे कैसे सीखते हैं? इसके सही क्रम को हम लोग को पढ़िए और क्रम में सजाइए। ऑप्शन नंबर ए में बोला है, सॉरी कथन 1 में बोला है चीजों को बनाकर व कार्य करके, कथन 2 में बोला है पढ़कर व लिखकर, कथन 3 में बोला है बोलकर व सुनकर, कथन 4 में बोला है सोचकर व मनन करके। बताइए क्या सही क्रम कैसे बैठेगा? देखिए इसका सही क्रम बैठेगा चीजों को बनाकर वो कार्य करके। मेरे साथ ये कथन 1 जो है ये फर्स्ट स्टेज है। फिर बोला है पढ़कर व लिखकर, मेरे साथ ये बात सही बोला जा रहा है। जो कथन 2 है ये सेकेंड स्टेज है। फिर बोला है बोलकर व सुनकर, तो मेरे साथ ये भी क्या है? थर्ड स्टेज है। फिर सोचकर व मनन करके ये क्या है? फोर्थ स्टेज है। तो बताइए 1 2 3 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो मेरे साथ ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और ये जो लिखा हुआ है कथन ये सही क्रम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मेरे साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? बताइए मेरे साथी किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? बताइए आप भी एक शिक्षक हैं, आप कैसा कक्ष का आयोजन करेंगे जहां विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीख सके? बताइए जो आपके मन में चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आइए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है। बी में शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। सी में शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। और डी में शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठचर्या का पालन करता है। तो बताइए मेरे साथी यहाँ बोल रहा है कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठचर्या। तो जहां मेरे साथ दिखेगा ना मानकीकृत पाठचर्या, सीधा इसको कांटा मारना है, मतलब काट देना, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर सी में बोला सभी शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। तो मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग इसका एकदम बेस्ट जवाब और सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए बी में क्या बोला है, शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको जो भी सुविधाएं हैं, जो भी बच्चा के मतलब योग्यता है उसके अनुसार चीजें प्रोवाइड कराइए, बच्चा स्वयं से सीख लेगा। ठीक है, फिर हमारा ए में शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है, निष्क्रिय नहीं मेरे साथी सक्रिय। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उन्हें उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? बताइए मेरे साथी, बताइए इस तरीके का जो कथन दिया हुआ है यह किस तरह के भावना को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है मेरे भाई? भाई हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ए में है अपनापन, बी में है हीनता, सी में है क्रोध और डी में है अलगाव। बताइए तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपनापन। ये जो भावना आप देख रहे हैं, ये जो कथन देख रहे हैं, ये अपनापन की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। ठीक है मेरे भाई,
क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है, बताइए। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है, बताइए मेरे साथी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तार्किक सोच, बी में है निष्क्रिय अनुसरण, सी में है प्रतिक्रिया सेट और डी में है कार्यात्मक स्थिरता। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तार्किक सोच। तार्किक सोच से ही समस्या समाधान की प्रक्रिया बेहतर होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां। बताइए क्या होता है बच्चों की भ्रांतियां और त्रुटियां को मेरे साथ यहाँ पे शिक्षक कैसे लेंगे। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। इसमें बोला है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। नहीं मेरे साथी, भ्रांतियां व त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद लाभदायक है। क्या होगा, लाभदायक। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, बी में बोला बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है। नहीं मेरे साथी, अविवेकी को नहीं, विवेकी को दर्शाती है। ठीक है, विवेकी चिंतन को दर्शाती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी में बोला बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। मेरे साथ ये बात सही बोला जा रहा है। हम लोग और देखते हैं कहीं से भी बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। डी में बोला है वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है। नहीं मेरे साथी, हीनता को नहीं दर्शाती, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग आते हैं। देखिए मेरे भाई इसमें क्या बोला है, डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है। क्या बोला है कि डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। बताइए, मतलब बच्चा की रुचि की नहीं है। तो मेरे साथ क्या होगा इसका, हम लोग डैश में क्या भरेंगे। आइए ऑप्शन नंबर ए में है आनंद, बी में है उत्सुकता, सी में है उत्साह और डी में है ऊब। बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब होगा ऊब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब इसको रख करके यहाँ पढ़ के देखिए, देखिए यहाँ पे है ऊब। तो ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक और दोहराव वाली हो गई है। मतलब एक चीज को मेरे साथ आप दोबारा तिबारा पढ़ाएंगे, बच्चा को बराबर कहेंगे कि इसको दोहराओ, तो बच्चा उस काम में उबने लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऊब। तथा उसकी रुचि की नहीं है, मतलब फिर बच्चा उस चीजों में रुचि नहीं लेता है। मान लीजिए मेरे साथी, अभी जो आप एक कॉमेडी पर जो हंसते हैं, वही कॉमेडी को दोबारा देखेंगे तो थोड़ा सा कम हंसी आएगा, लेकिन तिबारा देखेंगे तो फिर आपका हंसी आना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फिर उस चीज से आपका रुचि कम जाएगा। तो वही बात यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है। इसमें हमको दिया गया है अभिकथन और कारण। तो हमको अभिकथन को पढ़ना है और इसके कारण को भी पढ़ना है, देखना है कि दोनों में से कौन सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो आइए देखते हैं। तो अभिकथन में बोला है बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। बताइए मेरे साथी, बच्चों में सजा का डर पैदा करके आप सीखने को सुसाध्य बना सकते हैं। ऐसे क्या होगा, बच्चा पढ़ाई से भागने लगेगा, बच्चा को पढ़ाई के प्रति रुचि कम जाएगी। मान लीजिए कि आप उसको सजा का डर देंगे, तो मान लीजिए जो भी वो सीखने के लिए स्कूल में आता है वो स्कूल आना बंद कर देगा, क्या कि नहीं स्कूल में हम नहीं जाएंगे, हमको सर पीटते हैं या हमको सर मारते हैं। तो आपको क्या करना होगा, उनके अकॉर्डिंग आपको क्लासरूम का आयोजन करना होगा। तो मेरे साथ ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको उनमें सजा का डर पैदा करके सीखने का माहौल नहीं बनाना है। ठीक है, तो फिर हमारा कारण देखिए क्या बोला है, इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। नहीं मेरे साथी, इनाम और ये सजा जो है, इनाम व सजा ये क्या है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। क्या है मेरे साथी, ये बाहरी अभिप्रेरणा है जो कुछ ही समय तक कायम रहती है। कुछ समय के बाद मेरे साथी इसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए बच्चों में प्रभावशाली क्या हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे बोला है कि इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। तो नहीं मेरे साथ ये प्रभावशाली नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग पढ़िए नीचे, हमको दिया है विकल्प चुनिए। तो ए ऑप्शन में दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नहीं मेरे साथ ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बी में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। सी में क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या है, हमारा तो दोनों गलत है। डी में ए और आर दोनों गलत है। तो मेरे साथ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
सभी साथियों को समझ में आया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ रुख करते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, बताइए मेरे साथी। निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, उसको आप क्रम में सजाइए। देखिए कथन 1 में बोला है विद्यार्थियों की अभिरुचि, तो मेरे साथ ये सीखने को प्रभावित करता है। ये जो कारक है सीखने को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा में जब तक अभिरुचि नहीं रहेगा, उसमें रुचि नहीं रहेगा, आप उसको कभी नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, तो इसलिए कहा गया है कि बच्चा को अगर सिखाना है तो जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं उसके प्रति आप बच्चा में रुचि को जागृत कर दीजिए, बच्चा स्वयं सीख लेगा। ठीक है, चलिए कथन 2 देखते हैं, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता। ये भी मेरे साथी बात सही बोला जा रहा है। इसमें कथन 3 में बोला है विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, ये बात सही है। 4 में है सीखने सिखाने की पद्धतियां, मतलब टीचिंग मेथड। तो मेरे साथी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 और 3, बी में है 1 और 4, सी में है 2 और 3 और डी में है 1 2 3 4। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ हमारा कारक जो देख रहे हैं आप सीखने को प्रभावित करने के लिए, चारों का चारों इसके अकॉर्डिंग सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में चले। तो आइए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 देखना है और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो सभी साथी कमेंट में लिखे कि उन्हें आज का क्लास कैसा लगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें बोला निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं। बताइए मेरे साथी, व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच को संबंध को सही दर्शाने का काम इन चारों ऑप्शन में से मेरे साथी कौन कर रहा है, बताइए। आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या मेरे साथी ऐसा बात है क्या, व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरे साथी प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा, नहीं दे दिया इसे कहानी, ऑप्शन गलत हो गया। फिर बी में तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो मेरे साथी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात सही बोला जा रहा है। ठीक है, फिर सी में बोला है व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी कभी प्रभाव पड़ता है। मेरे साथी जैसे ही दे दिया ना, शायद ही कभी कभी, यही ऑप्शन को गलत कर दिया। ठीक है, ये शायद ही कभी कभी नहीं मेरे साथी, ये हमेशा इसको प्रभावित करता है। ठीक है, फिर डी में क्या है, वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे साथी वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए मेरे साथी आप सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे साथियों, उससे पहले सभी साथी कमेंट में बताइए कि उनका 30 में सही स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है मेरे साथी, तो हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।